आर्टिकल 226। तो मैंने तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताया था पब्लिक अथॉरिटी का, जो मैं उस दिन डिस्कस कर रही थी कि हाउ अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई बीसीसीआई वाज ब्रॉड बाय द सीआईसी, किस तरीके से बीसीसीआई को पब्लिक अथॉरिटी के टर्म में लेकर के आया गया। और आपको अब क्या है, नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज नेसेसरी, यू शुड एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, बिकॉज इफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग, जैसे अभी हम लोगों ने बजट देखा, तो बजट में हमने देखा कि सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट पे बड़ा जोर है। तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेके क्रिटिसिज्म क्या, disinvestment is basically, it is a kind of privatization. Actually the government is selling its share. तो selling its share का मतलब ही हुआ that the share of government is going to be restricted, so the government will not be in the position to create a deep and pervasive control over a particular body. ये एक समस्या होगी। तो यहाँ पे क्या है इसमें, अगर आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू सुना हो, बिकॉज दैट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू ऑफ निर्मला सीतारमन जी, अगर तुम लोगों ने सुना हो तो उसमें उन्होंने एक चीज बोली है। वो चीज वो क्या कह रही हैं, वो ये कह रही है, क्योंकि मैंने उस दिन एक चीज आप लोगों को बताई थी कि अगर आपको कोई वो मिले, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तो आपको उसको ढंग से पूरा करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे देन एवरीबडी इज गोइंग टू सफर। सो in my beginning, in the lecture of my beginning, I told you certain things that why governments basically moved towards the privatization, and it happened basically after the liberalization of 1991. और क्यों ये हुआ, बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली। तो अभी जो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट पे डेटा की बात करी, उसको अगर आप देखोगे तो व्हाट शी इज सेइंग कि जब इन सरकारी कंपनियों में, मतलब जब गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें 70, 75, 85% था, then they were less performing, but now once the stake has been reduced, they are performing more. So what is basically happening, we do not want to work, and that is the main reason that in the government sectors the companies or the employees, they are not very much intended to perform their duties properly. और अब दिक्कत क्या हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि it is not only in the problem of India, but this is the problem which has been faced across the globe in all the major economies of the world also, that they started moving from public sector to privatization, and they tried to reduce the burden of red tapeism. तो धीरे धीरे इसमें क्या पूरी दुनिया में क्या एस्टेब्लिश हो गया कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे रिलाई करते हो तो आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो अभी भी चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये स्थिति आ गई है, देन यू आर बाउंड टू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. But if you are going to expand it too much, then again it is going to create trouble. So what we can do? We can expand the definition of public authority. You are getting my point? और इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, आगे आने वाले समय में अगर स्टेट की डेफिनेशन एक्सपेंड नहीं होगी तो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में मैक्सिमम बॉडीज आएंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पब्लिक फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द प्राइवेट बॉडी। तो इसमें इस पेटिशन में दो चीजें हम लोगों ने जो अलग से उठाई थी, वो क्या थी, एक तो राइट टू चॉइस था। राइट टू चॉइस का मतलब होता है, जैसे इसमें व्हाट्सएप ने क्या चॉइस दी है, आइदर एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस और डिलीट द ऐप। दिस इज नॉट चॉइस। चॉइस क्या होती है, आइदर एक्सेप्ट और डोंट एक्सेप्ट। They have given this right to choice in the European countries, to the European countries, but they have not given this right to choice to the India, because in India there is no privacy law. तो एक तो राइट टू चॉइस नहीं दिया, दूसरा इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने व्हाट्सएप को लॉन्च किया, अब इसमें सारे लीगल एंगल्स हैं, अगर तुम लोग ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके बाद आर्टिकल 13 पे आएंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया, व्हेन इनिशियली वी डाउनलोडेड दिस ऐप, they never said that in the future they will change the policy, right? Suddenly they are going to change the policy without obtaining our consent, and they are forcing us to choose either of the option, either accept it or delete it. अब मान लो सपोज करो, even I want to delete my WhatsApp, but the problem is the information which WhatsApp is already having about me, how that information is going to be used by WhatsApp, because that is a part of my privacy. आप उस डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो नई पॉलिसी लेकर के आए, इसमें इन्होंने एक टर्म रखा है दैट वी विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज, बट हु आर दोस थर्ड पार्टीज ऑन दिस,
WhatsApp is absolutely silent, so you can sell my data to anyone. It is in the breach of my privacy. और privacy में भी छोटी मोटी privacy नहीं, because remember you are sharing your health records on WhatsApp, you are sharing your bank details on WhatsApp, you are sharing your personal information on WhatsApp. So मान लीजिए मेरे हेल्थ का डेटा, मैंने एक रिपोर्ट शेयर करी, जैसे मान लीजिए मुझे कोविड हुआ था, मैंने व्हाट्सएप से अपनी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट अपनी डॉक्टर को शेयर करी है. नाउ इट इज क्लियर दैट आई वाज कोविड पॉजिटिव. अब मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस एजेंसी, मेरा इंश्योरेंस कराना ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए भी मैं बता रही हूँ. मैंने जब अभी लाइफ इंश्योरेंस लिया तो कोई इंश्योरेंस एजेंसी मेरा लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए तैयार नहीं है. वाई? बिकॉज दे आर सेइंग कि यू आर कोविड पॉजिटिव, देन फॉर नेक्स्ट 4 to 5 months वी विल नॉट डू योर लाइफ इंश्योरेंस. हम नहीं करेंगे जब तक आप 5 से 6 महीने आपके वाइटल ऑर्गन्स ठीक ठाक नहीं चलते हैं. चलो यहाँ पे तो मैंने वॉलंटरली डिस्क्लोज किया कि आई वाज कोविड पॉजिटिव, बट सपोज somebody does not want to disclose such information and these informations are circulated by WhatsApp. अलग अलग तरीके से डेटा बेचा जा रहा है. मे बी some employer can say you are not suitable for this job, some agency is going to say that we will not give you this insurance. Then what about my privacy? Because my privacy is in a public domain in a way, you know. और इसके अलावा आपके कोर्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के कन्वर्सेशंस होते हैं, ये सब आपके व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं. सो आई मस्ट हैव दिस एश्योरेंस दैट इवन इफ आई एम गोइंग टू डिलीट माय व्हाट्सएप अकाउंट, then too you are not going to sell my data to anyone. And if you are doing so, then what is the utility of having right to privacy as my fundamental right? दूसरा इसमें एक इशू क्या आता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है व्हाट्सएप और आपके बीच में और आपने खुद सरेंडर किया, तो उसमें एक चीज याद रखना, privacy cannot be surrendered beyond a limit. Without my permission I cannot surrender my privacy, and I can surrender my privacy only up to a certain extent. हम 100% privacy मुझे सरेंडर नहीं करनी चाहिए, और अगर पब्लिक डोमेन में प्रचार करते हो देन दिस इज इन द वायलेशन ऑफ द लॉ. तो इसमें याद रखना कि इन एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ there is any term the violation of any constitutional right, then in that circumstances that contract should be judged on the basis of part 3 of the Indian Constitution, that whether that contract is constitutionally valid or not. It is not like that once you said I am agreed, you have surrendered your all privacy and everything to that particular company. And we all are also aware about the standard format of contract where one party has no option but to accept the things. So these were a few arguments about this WhatsApp case, but it was good that notice has been issued, and I shared all these things to all of you so that you could also think, you know, to do something which is different. और different का मतलब क्या होता है? That should be positive and different, that should not be negative and different. So positivity के लिए जो मैंने आपको thinking के process बताया, इसको आप याद रखना. There should be an analysis in your mind. और analysis में एक चीज याद रखना, अपनी neutrality को maintain करना. You need to train yourself कि आप अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके उस पे कैसे लॉजिकली पहुंचते हो, क्योंकि तभी आपको दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट समझ में आते हैं. और मुझे अभी मैंने जो नेटफ्लिक्स के केस में आर्ग्यूमेंट्स उठाए थे, वो अब उस हर चीज पे सरकार ने ओटीटी रेगुलेशन की बात करके उसको कंक्लूड, मतलब उसको इंक्लूड कर रही है. तो ये चीजें मैंने तब क्लास में डिस्कस करी थी और आज वो हो रही हैं. मेरे डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आज जो हम डिस्कस करें वो कल हो, वो हमें दिखाई देना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक अ वेरी हेल्दी डिस्कशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. I am also a human being. I can make error. That's why I am saying कि don't rely 100% on me. Whatever I am saying, उसको सुनो, उसको समझो, उसको प्रोसेस करो, और जब तुम्हें लॉजिकली सही लगे तब उसको एक्सेप्ट करो. बिना लॉजिकली सही लगे एक्सेप्ट मत करो, लेकिन अगर लॉजिकली सही लग रहा है तो उसको रिजेक्ट भी मत करो. बिकॉज सम पर्सन हैव टेंडेंसी ऑफ रिजेक्शन. दैट इज ऑल्सो, मैंने बताया ना, द प्रॉब्लम इन इंडिया इज everybody talks about problem but nobody talks about solution. Now we need to discuss about the solution. So this was my basic certain things which I wanted to discuss regarding this WhatsApp case. अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 13 पे, क्योंकि अब तुम लोग का हाँ बताओ. हाँ मेरे पास है वो, मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगी पीडीएफ में. पक्का कर दूंगी, पक्का कर दूंगी. ठीक है. वैसे वो लाइव लॉ पे भी आ गया है मेरे ख्याल से. लाइव लॉ पे आई थिंक पिटीशन शायद दी गई है, नहीं दी गई है तो बार एंड बेंच, नहीं लाइव लॉ पे भी आ गई, बार एंड बेंच में भी आ गई, पीटीआई पे भी आ गई है.
पर पीटीआई में न्यूज है, आई थिंक लाइव लैब पे पूरी पिटिशन है, नहीं है तो मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी, अच्छी पिटिशन है, उसको पढ़ना देखना। मेघान नाम है, मेघान नाम है, अभी पास आउट है वो, तो तुम लोग उसकी ड्राफ्टिंग देख करके भी बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए भी मैं उसको शेयर करूंगी तुम लोगों से। मैम विक्रम सिंह कौन थे? विक्रम भी एडवोकेट है, विक्रम और मेघान ये दोनों एडवोकेट हैं, और हम तीनों ही पिटिशनर थे, और आर्ग्यू इसको मेघान ने किया था। पॉइंट्स हम सारे लोगों ने, गाइड मैंने किया था, मेघान के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स मेरे थे, आर्गुमेंट्स में मैंने हेल्प करी थी कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे काउंटर करना है। तो इट वाज अ कलेक्टिव टीम एफर्ट बेसिकली, बट यस ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू मेघान की ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि तुम लोग मेरे पास भी कल आओगे तो आई कैन नॉट ड्राफ्ट बिकॉज दैट इज नॉट माई डोमेन, बट आई कैन टेल यू द पॉइंट्स जिस पे तुमको फोकस करना चाहिए, द पॉइंट्स फॉर आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पेटिशन, वो मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी ऑफ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो मैं शेयर कर दूंगी तुम लोग के सीआर से, सीआर फिर तुम लोग का ग्रुप में शेयर कर देगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 आ गया मैम लाइव ला पे, पेटिशन है ना? हाँ है मैम, अभी देखा मैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, आ गया, वही मैं कही थी, लाइव लॉ वालों ने फोन एडवोकेट रोहिल्ला और मेघान मैम दो लोग की हैं। नहीं, रोहिल्ला कोई नहीं है इसमें, वो दूसरी पिटिशन का इन्होंने दिया होगा जिसमें कि हाई कोर्ट ने नोटिस इशू नहीं किया है। पहली पिटिशन इसी की थी, उसमें हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करने से मना कर दिया था। ये हम लोग की पहली पिटिशन है जिस पर नोटिस इशू है, एंड इवन चीफ जस्टिस वाज वेरी हैप्पी टू सी द ड्राफ्टिंग ऑफ द पिटिशन, उन्होंने काफी तारीफ हाँ करी। हाँ तो ये चलो फिर तुम लोग आ जाओ आर्टिकल 13 पे, ये सब तो चलता रहेगा। लेट्स मैम इसमें लाइव लॉ का लिंक शेयर किया है, इसमें वो नहीं मिल रहा, आपका क्या? पीडीएफ नहीं मिल रहा, मतलब मैं दे attachment- दूंगी, मैं शेयर कर दूंगी, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो आर्टिकल 13 पे आ जाओ। अब इसमें एक चीज देखना, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। Now the first important thing is, I told you earlier also, in part 3 of the Indian Constitution, firstly term state has been defined because fundamental rights are available against the state, that is the first thing। तो अब हमें समझ में आ गया कि against the state available है, तो स्टेट कौन है, ये भी मैंने तुम लोग को बता दिया कि स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, और मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया कि इन द केस ऑफ आर्टिकल 17 and 21, if these two rights are being violated, then in that circumstances the remedy can be granted against the individuals also। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब जब मेनली चूंकि वायलेटर स्टेट होता है, तो सेकेंड चीज होती है हाउ स्टेट विल वायलेट द फंडामेंटल राइट। Firstly, the definition of a state means who is violator, and the second important thing, how state will violate the fundamental right. So for that purpose we read article 13, we will read article 13। 13 क्या करता है, 13 तीन चीजों के बारे में बेसिकली बताता है। 13(1) it talks about pre-constitutional laws, 13(2) talks about post-constitutional law, 13(3) talks what is law, talks about what is law, what is law क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हम आएंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड व्हाट इज लॉ। तो फर्स्ट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में एक चीज तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया वॉज नॉट द ओनली कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, Britishers almost they ruled entire world, either that is Australia or that is America। इन्होंने लगभग पूरे, और एशिया तब आपको पता है बृहद भारत होता था, तो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक भारत फैला हुआ था। तो अगर उन्होंने भारत को कॉलोनी अपनी बनाया, तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक पूरे के पूरे एरिया को उन्होंने कवर किया हुआ था। तो ऑलमोस्ट एंटायर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सो ब्रिटेन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलोनीज। तो अब कॉलोनीज में इन्होंने क्या किया, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपसे, कि इन कॉलोनीज को एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको मैं ये ना बताऊं, जैसे अगर आपको किसी को गुलाम बनाना है ना, तो आपको उसको नीचा दिखाना पड़ेगा, अगर आप उसको नीचा नहीं दिखाओगे तो आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। तो इन्होंने दो चीजें करी, पहले, और नीचा दिखाने का पहला चीज क्या होता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो सब बेकार है, और जो हमारे पास है वो सब कुछ अच्छा है। दैट इज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय अ कंट्री। किस कंट्री पे क्रिएट करते हैं, जिसको क्यों कॉलोनी बनाना चाहते हैं। एंड द सेम थिंग वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स आल्सो। तो उन्होंने हमें क्या कहा कि सपेरों का देश है,
ये गंवा रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये पता नहीं क्या पहनते हैं, पता नहीं कैसे जीते हैं। और एक चीज उन्होंने और करी, उन्होंने बोला कि इनका लॉ यूजलेस है, their laws are useless. So what they started doing, they started creating laws for us. तो laws for us जब उन्होंने किया, then you will find that most of the legislations have been made by the British Parliament for Indians, and not only for Indians but for all the Commonwealth countries. तो तुम लोगों को एक सिमिलैरिटी मिलेगी, जितनी Commonwealth countries है ना उनके laws में एक सिमिलैरिटी है। क्यों सिमिलैरिटी है? Because the legislations have been made by the British Parliament. I don't know why The correct network. अब आवाज आ रही है? हम आ रही है, लेकिन बीच बीच में कट रही है आवाज आपका। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ नेटवर्क का इशू है, क्या चक्कर है, बार बार नेटवर्क जा रहा है, पता नहीं क्यों। मुहूर्त ठीक नहीं चल रहा है मेरा आजकल। व्हाट्सएप पे खिलाफ पेटिशन की है ना मे बी। ये तो व्हाट्सएप पे तो जा भी नहीं रहा है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं लगातार देख रही हूँ, मुझे सुबह से नेटवर्क का इशू आ रहा है। एनीवेज, तो मैं तुम लोग से क्या कह रही थी कि आपको क्या करना होता है जब आपको किसी को गुलाम बनाना होता है ना, तो आपको ये प्रूव करना होता है कि आप उससे बहुत नीचे लेवल पे हो। अगर आप ये प्रूव नहीं करोगे तो आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। एंड रिमेंबर, ब्रिटिशर्स वर एक्सपर्ट ऑफ इट। तो वो क्या करते थे ना, वो शरीर को नहीं मारते थे, वो सोच को मारते थे। और ये टेंडेंसी आज भी चल रही। मेरी इस बात को तुम लोग कभी भी एनालाइज करके देखना, वो आज भी हमारे दिमाग पे अटैक करते हैं। तो दिमाग पे अटैक करने का मतलब क्या होता है? दे विल इम्पैक्ट आवर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करने के लिए दो चीजों को आपको चेंज करना पड़ेगा, द एजुकेशन सिस्टम एंड द लीगल सिस्टम। सो दे इम्पोज्ड अ लीगल सिस्टम। imposed a legal system हम इसलिए कह रहे हैं because we were not habitual for that kind of legal system. And I will say it again because once we see the pendency of the cases before the Supreme Court, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि whether this is a justice delivery system or this is a judgment delivery system, there should be a discussion over this topic also, कि हम judgment deliver करते हैं कि हम justice deliver करते हैं. So there are so many things, but what has happened basically, British Parliament has enacted law for almost all the Commonwealth countries. तो इनमें एक सिमिलैरिटी है, इंडिया में भी उन्होंने अलग अलग लॉ बनाया. So remember the day on which we got independence, I am talking about 15th August 1947. उस दिन तक there were several legislations which were made by British Parliament and we were governed by those legislations. 26 January 1950 तक those legislations were governing us, which were enacted by the Britishers. When we commenced our constitution, it was not possible for the lawmakers to change all the laws overnight. Overnight तो छोड़ दो, 72-75 साल बाद भी हम उसको चेंज नहीं कर पाए। 72 साल के बाद भी अभी भी majority of the legislations are those who are basically enacted by the ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी भी उन्हीं के लेजिस्लेशन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब वंस वी कंपेयर प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, देन देयर इज अ डिफरेंस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन डज नॉट हैव फंडामेंटल राइट, but after the commencement of the constitution there is a written document and that document is known as Constitution of India, and that Constitution of India gives guarantee to our fundamental rights. वो हमारे फंडामेंटल राइट को गारंटी देती है। और गारंटी किसके अगेंस्ट में देती है? अगेंस्ट द स्टेट. So what is the basic difference between the pre-constitutional law? The basic difference is the availability of fundamental rights. The fundamental rights which are not available in the pre-constitution India and the fundamental rights which are available in the post-constitution India. अब इसमें सवाल ही उठता है कि मान लो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और प्री कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप कंपेयर करते हो, सो देयर इज, सपोज करो कि देयर इज
IPC, या जैसे मान लो नाउ वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगेन दैट इट हैज कम फॉर डिस्कशन, और इस पे लंबा डिस्कशन हो रहा है कि आजादी होनी चाहिए, कितनी आजादी होनी चाहिए, क्या आजादी होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग 19(1)A में करेंगे। बट एक चीज क्या क्लियर है कि when the India was the colony of the Britain, Indians does not have freedom of speech and expression. तो आप लोगों ने उस समय देखा होगा कि प्रेस को चोरी छुपे लोग चलाते थे। कभी प्रेस जो है वो रेवोल्यूशन का सिंबल हुआ करता था, और ये मनी को अर्न करने के लिए नहीं लोग प्रेस चलाते थे, वो रेवोल्यूशन के लिए चलाया करते थे। तो कुछ कुछ लोगों को आप लोग पढ़ना, ऐसे ही बैठे रहते तो कभी पढ़ना। जैसे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दुर्गा भाभी का है, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। दुर्गा भाभी क्या करती थी? शी एंड हर हस्बैंड, दे बोथ वर रेवोल्यूशनरिस्ट। दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक को ये आर्म की सप्लाई किया करती थी। इतना बड़ा नाम है, 1999 में दुर्गा भाभी मेरठ में मरी हैं, किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया। एंड शी वाज सच अ बोल्ड एंड करेजियस लेडी। उन्होंने भगत सिंह की जान इतनी बार बचाई है, उन्होंने हथियारों की सप्लाई क्रांतिकारियों को की है और पर्चे बांटे हैं। तो व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम freedom of speech or speech and expression, right to life, these things, equality, they were not available. अब सही है? मैम आप वीडियो ऑफ यार अगर उससे फर्क पड़ेगा। अगर अब ये कटा ना तो अब मैं क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि ना बार बार बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है ये डिस्कनेक्ट होके। मैम अगर आप वीडियो ऑफ कर देंगे तो शायद थोड़ा बेटर होगा। चलो मैं करती हूँ ऑफ। अब आवाज आ रही है? यस मैम, ऐसे आती है, वो बीच में कट जाती है। अरे वो पता नहीं, मेरे नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है सुबह से क्या हो रहा है। सिंपल चीज भी नहीं चल पा रही है। एनीवेज, मैं तुम लोग को क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी, तो मुझे बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो मुझे याद ही नहीं रहता मैंने अभी क्या बोला था। फंडामेंटल राइट्स, मैम दुर्गा बाई के बारे में। मैम दुर्गा भाभी का कुछ बता रहे थे। दुर्गा बाई नहीं, दुर्गा भाभी है। दुर्गा भाभी का वहां के तक बारे में था मैं कि बता रही थी किस तरीके से वो सर्कुलेट किया करती थी, आर्म्स हो चाहे वो इंफॉर्मेशन हो चाहे, एंड शी वाज, एक बार उनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ना, बिकॉज दे आर द अनएक्नॉलेज्ड पीपल ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिनका कभी कोई नाम नहीं लेता। और ये ज्यादा ताजुब की बात है कि 1999 तक वो जिंदा थी और किसी ने उनका नाम नहीं लिया, और उनकी डेथ भी हो गई। सो हमने एटलीस्ट कम से कम जो लोग हमारे लिए मरते हैं कि हम जिंदा रह सकें, हमें उनका नाम जरूर एक बार एक्नॉलेज करना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अब after the commencement of the constitution there are fundamental rights. So in the क्या बोलते हैं इसको, pre-constitutional time period, in the existing legislations there may be some provisions which are not in the consonance of part 3 of the Indian Constitution. मतलब आजादी के पहले जो हमारे लीगल प्रोविजंस चल रहे हैं या जो लेजिस्लेशंस हैं, because at that point of time fundamental rights are not available. So it is quite possible that there may be certain provisions which are not in consonance with part 3 of the Indian Constitution. So before the commencement of the Constitution, that is fine, but after the commencement of the Constitution, they are inconsistent to part 3 of the Indian Constitution. So what will be their validity? If they remain valid, then there is no utility of part 3. So ideally, they should be declared as invalid. But the question arises, who will declare them invalid? This thing or this right can be given only to the courts under the constitutional scheme. So for this purpose, the power of judicial review was given to the Supreme Court under Article 13. The power of judicial review, क्योंकि अगर मैंने बोला कि ये राइट, इस कानून का ये हिस्सा मेरे इस राइट को वायलेट करता है, I am just claiming a right. But not necessarily that is my right. Who will decide that whether my right has been violated or not? For that purpose, some authority should be there to review this thing. That authority is Supreme Court, and this power is known as the power of judicial review. तो 13 जो होता है ना, ये आपकी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होती है, एंड दिस पावर
to the Supreme Court under Article 13 में पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। एक चीज इसमें याद रखना, इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड होकर के हमने ये फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, बट इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ रिव्यू इज नॉट गिवन टू द कोर्ट। Was firstly acknowledged in the case of Marbury versus Madison. This was the first case when the Supreme Court recognized this power of judicial review, क्योंकि उन्होंने बोला कि even expressly it is not mentioned in the Constitution, but once the Congress is going to frame any law which is in the violation of Bill of Rights, then in that circumstances Supreme Court has power to review. But remember, in the case of Indian Constitution, this power is expressly vested in the Supreme Court, the power of judicial review which is available under Article 13. तो 13 में क्या होगा? 13(1) में the Supreme Court will review pre-constitutional laws. 13(2) में Supreme Court क्या करेगा? The Supreme Court will review post-constitutional laws. 13(1) pre-constitutional law, 13(2) post-constitutional law. तो रिव्यू करके क्या देखना है? Whether the legislation or some provision of the legislation that is in consonance with Part 3 of the Indian Constitution or not. जैसे आप लोगों ने श्रेया मित्तल का केस देखा होगा, सॉरी श्रेया सिंघल का केस देखा होगा। श्रेया सिंघल ने किसको चैलेंज किया था? 66A ऑफ IT एक्ट को। तो अब क्या कर रही है? शी इज नॉट चैलेंजिंग इंटायर लेजिस्लेशन। पहला तो IT एक्ट, इट इज अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. She is not challenging the entire legislation. She is challenging a particular provision. That particular provision is 66A. And what she is saying that this is in the violation of her right to freedom of speech and expression. क्यों वायलेशन हो? अब मान लो उसने एक चीज बोली कि IT एक्ट में 66 से मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। सवाल ये उठता है कि वायलेट कैसे करता है, क्योंकि 19(1) is not an absolute right, but this is subject to restriction which are available under Article 19 सब clause 2. अगर वो ये कह रही है कि 66A उसके राइट को वायलेट करता है, तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 66A is wider than 19 सब clause 2. Because remember, listen me very carefully, if there is no difference between 66A and 19(2), then in that circumstances, yeah, 66A is not broader than 19 sub clause 2. Then in that circumstances 66A is valid. एक चीज याद रखना, 66A को इनवैलिड प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 66A का परव्यू 19 सब क्लॉज 2 के परव्यू से ज्यादा बड़ा है। और ये याद रखना कि 19(1) is a freedom of speech and expression, so the restrictions which are provided under Article 19 sub clause 2, they are the maximum possible restriction which can be imposed against anyone, any citizen in this country who is exercising his right to freedom of speech and expression. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शन है वो उतना ही लग सकता है जितना 19 सब क्लॉज 2 में दिया गया है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो इन अ वे यू कैन से दैट द लिस्ट of 19 sub clause 2 is exhaustive because term etc is also not used there. But what has happened in the case of 66A of IT Act? 66A of IT Act, the restrictions are broader than 19 sub clause 2. And remember, this was the reason that the Supreme Court has striked down section 66 है। मुझे आज भी याद है जब मैंने इसको क्लास में पढ़ाया था तो मैंने पहली चीज यही बोली थी कि 66A की ड्राफ्टिंग फॉल्टी है। और क्यों फॉल्टी है? क्योंकि 19 सब क्लॉज 2 से ब्रॉड है, इसीलिए 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कराने के लिए आपको क्या करना पड़ा? जब तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया, इट वाज वैलिड। क्यों वैलिड था? बिकॉज प्रिजम्पशन इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ लीगैलिटी ऑफ लेजिस्लेशन। इसको भी याद रखना, once the parliament has passed a legislation, it is presumed that legislation is valid. The petitioner will have to prove that this particular legislation or certain provisions of the legislation, they are in the violation of Part 3 of the Indian Constitution. So what has happened in the case of Shreya Singhal? Shreya Singhal के केस में 66A 19 sub clause 2 से broad था, and that's why it was declared as invalid or unconstitutional. लेकिन unconstitutional declare करने के लिए क्या किया गया? The Supreme Court has exercised its power of review, and because this is a post-constitutional legislation, so here I am talking about Article 13
subclause 2. So remember, 13 subclause 1 will talk about pre-constitutional law, talks about pre-constitutional law, and 13 subclause 2 talks about post-constitutional laws. So now I'm just going to read the first part of Article 13, which is 13 subclause 1. What it says, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution. तुम लोग अपना constitution खोल के बैठना. The territory of India immediately before the commencement of, you should underline this line, before the commencement of the constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency would be void. तो इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि the entire legislation is not going to be void. कितना पोर्शन void होगा? Only the inconsistent provision. And inconsistent to whom? Inconsistent with part 3 of the Indian Constitution. So remember, any pre-constitutional law is valid till 26 January 1940. After 26 January 1940, if any provision or the entire legislation, इसको भी हम बाद में बताएंगे और severability को जब हम बताएंगे, पर इसमें याद रखना, if any provision after the commencement of the constitution, if any provision of the pre-constitutional stage is in the violation of part 3 of the Indian Constitution, then up to the extent of its inconsistency, it would be void. तो जितना inconsistent होगा उतना void होगा, पूरा का पूरा void नहीं होगा. तो अब जो बचा हुआ एक portion तो वो हो गया जो void हो गया, एक पोर्शन हो गया जो void नहीं हुआ. तो इसके लिए कि जो void नहीं हुआ क्या वो valid रहेगा? इसके लिए courts apply a doctrine, and the name of the doctrine is doctrine of severability. Doctrine of severability. याद रखना, the doctrine of severability is applicable in case of pre-constitutional laws as well as in the case of post-constitutional laws. दोनों में लगती हैं. Severability का मतलब होता है the meaning of sever means अलग कर देना. तो अलग आप किसको करोगे? The unconstitutional portion should be separated, should be severed from the rest of the provisions which are still constitutional, still according to the provisions of the constitution. So severability में the inconsistent portion will be declared as void. Inconsistent जो होगा वो void हो जाएगा. The rest of the portion that may remain valid, that may not remain may not remain valid. ये valid का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने उस दिन आप लोग को एक चीज बताई थी कि जब उंगली हाथ से कटती है तो हाथ का अस्तित्व कम होता है लेकिन खत्म नहीं होता, लेकिन उंगली का अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म हो जाता है. Severability का मतलब ये होता है कि the portion whose constitutionality has been challenged, once the Supreme Court has held that this particular portion is unconstitutional, तो उसको सेवर करने के बाद हम ये देखेंगे कि whether the rest of the provisions they are able to fulfill the objective of the legislation or not. If with the help of the rest of the provisions we are able to fulfill the objective of the legislation, then rest of the legislation will remain valid. जैसे 66A के हटने से IT Act पे कोई असर नहीं पड़ा, तो सिर्फ 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, बाकी लेजिस्लेशन वैलिड है. लेकिन कई बार क्या होता है कि मे बी द मोस्ट कोर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन दैट बिकेम invalid because it is inconsistent with part 3 of the Indian Constitution and so that is unconstitutional. उसको अगर अपने अलग कर दिया तो ऐसे उसका वही असर हो गया कि उसके अलग होने से the rest of the provisions are not able to satisfy the purpose of the legislation. So in that circumstances, even after applying the doctrine of severability, the rest of the provisions are of no use. तो इसमें सेवर करके देखते हैं कि बचा हुआ legislation अपने अस्तित्व को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता. अगर बचा पाता है तो valid होगा, अगर नहीं बचा पाता तो उसकी कोई utility नहीं होगी. बस yes, doctrine of severability is applied, and the purpose of the severability is to check that whether the entire legislation is unconstitutional or invalid, or whether a certain particular portion is unconstitutional. And after removing that, what would be the status of the rest of the provision that is decided by the
कोर्ट। तो ये बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो एक चीज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेशंस और द प्रोविजंस विल बी चेक्ड ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के पहले अगर किसी ने कुछ किया है जो कि उस समय क्राइम था, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, ऑलवेज रिमेंबर this constitution does not have a retrospective effect। तो 26 जनवरी 1950 के बाद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ किया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जज किया जाएगा। लेकिन बिफोर 26 जनवरी 1950, even if the trial has been started, then the benefit of the constitution will not be given to the affected person। So what basically I am trying to say, I am trying to say that 26 January 1950 जो है, it does not have, this date does not have any kind of retrospective effect, or the fundamental right does not have retrospective effect। इसका prospective effect होता है 26 जनवरी और 1950 के को या उसके बाद जो भी आप करोगे उसकी वैलिडिटी विद पार्ट 3 चेक की जाएगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले अगर आपने कुछ कर दिया तो बाद में भले ही वो वैलिड हो, वो इलीगल ही माना जाएगा। जैसे कि हालांकि ये गलत है लेकिन ये इंटरप्रिटेशन है, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ केसेस में, जैसे माधव मेनन का केस था, केशव माधव मेनन का, उन्होंने आजादी के पहले एक कुछ पोस्टर चिपकाए थे जिसमें उन्होंने क्रांति करने के लिए लोगों को उकसाया था। At that point of time, as per the existing law, this was an offense। उनके ऊपर ट्रायल चलने लगा, इसी बीच कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, then he is claiming the protection of his right because now freedom of speech is the part of fundamental right, but the Supreme Court has not granted him any remedy। अब आप ये भी सोचो कि इसको किस तरीके का इंटरप्रिटेशन मांगेंगे। आजादी के बाद बोलने की आजादी है, वो ये कह रहा है अब तो देश आजाद हो गया, मैंने जब किया था तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था, तो अब मुझे किस चीज की सजा प्रेस एक्ट में दे रहे हो। बट व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग व्हेन यू डिड दैट पर्टिकुलर एक्ट, दैट वाज एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू देन एग्जिस्टिंग लॉज। तो चूंकि ट्रायल आपके ऊपर पहले शुरू हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 के पहले जो आपने किया था, दैट वाज एन ऑफेंस। सो द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी गिवन टू यू। You know, this is an interpretation which is not constructive. As per my understanding, that is not positive also। एक आदमी, एक क्रांतिकारी जो आजादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, उसको हम आजादी के बाद सजा दे रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि नहीं, जब तुमने किया था तब तुमने एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट किया था। मे बी रिमेंबर वी आर प्रोटेक्टिंग प्रोविजन, बट आई टोल्ड यू वन थिंग ऑलवेज, मैंने हमेशा तुम लोग को बताया है, justice is not there to serve the provision, provisions are there to serve the justice। So in provision and justice, justice is more important, not the provision। Here what Supreme Court has done, Supreme Court has tried to protect the provision, लेकिन उन्होंने गलती क्या करी, प्रोविजन को प्रोटेक्ट करने में वो जस्टिस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। दिस इज अ लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड समटाइम्स दीज इंटरप्रिटेशंस आर क्वाइट इलॉजिकल एंड दे क्रिएट सम इफेक्ट विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव। जैसे ये, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी ये सोचेगा कि अंग्रेज उसको सजा दे रहे थे, उनको सजा दे रहे थे, ये समझ में आ रहा था। पर 26 जनवरी 1950 के बाद अपनी देश की कोर्ट उनको सजा क्यों दे रही, तो हमें आजादी का क्या मतलब रह गया। बट सच थिंग हैज हैपेंड। तो ये मैं आपको डिस्कस करूंगी, बट बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू दैट दिस पार्ट 3 हैज नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, 26 जनवरी और उसके बाद लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, remember always that laws, even if they are inconsistent with part 3 of the Indian Constitution, they are not void ab initio, they will remain valid till 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 तक वो वैलिड रहेंगे। आफ्टर 26 जनवरी 1950 से, यानी 26 जनवरी 1950 से up to the extent of inconsistency to part 3 of the Indian Constitution, they will be unconstitutional। तो ये याद रखना कि pre-constitutional legislations are not void ab initio, but in the case of post-constitutional legislation, any legislation which has been commenced after the commencement, which has been implemented after the commencement of the Constitution, if that is inconsistent or in the violation of part 3 of the Indian Constitution, then that would be void ab initio।
क्योंकि जब वो बनाया गया था लेजिस्लेशन, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। तो आप क्या करोगे, आप उसको कंपेयर करोगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से, एंड बिकॉज दैट इज इन द वायलेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, part 3 of the Indian constitution is already there. That's why the post constitutional laws would be void ab initio. So always remember these two differences. Pre-constitutional laws are not void ab initio. They would be void after the commencement of the constitution up to the extent of their inconsistency. But the post-constitutional law, they would be void ab initio because the lawmakers were already aware that these legislations are not in the consonance with part 3 of the Indian Constitution. और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखा होगा, जाट रिजर्वेशन का केस आया था। जाट रिजर्वेशन में आपने देखा होगा, जाटों को रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी कैटेगरी में। उस समय हरियाणा का इलेक्शन था और आनंद फानन में रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया। बाद में उसमें क्या किया गया था, जब मैं रिजर्वेशन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी को ओबीसी मानना है कि नहीं मानना, दिस इज नॉट इन द एक्सक्लूसिव हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये कौन करता है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ओबीसी कमीशन। और ओबीसी कमीशन अगर रिकमेंड नहीं करा, देन यू कैन नॉट डिक्लेयर अ पर्टिकुलर कास्ट एज बैकवर्ड। So what has happened in the case of Jat reservation? In the case of Jat reservation, when the government recommended to OBC Commission to give the status of backward to the Jat communities, OBC Commission has said that Jats are socially and educationally not backward. बैकवर्ड नहीं है, तो इनको क्या दिया जा सकता है, इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, आपको पता होगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उस समय हरियाणा के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए तुरंत जाटों को रिजर्वेशन दिया गया। क्योंकि इसमें होता क्या है, लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी तब तक इलेक्शन निपट जाएगा। उसमें क्या हुआ, जाटों को रिजर्वेशन दे दिया गया। जो अपॉइंटमेंट उस समय हुए उन लोगों को उसमें प्रिविलेज भी मिलने लगा। कुछ लोग फर्स्ट लेवल पे सिलेक्ट भी हो गए, सेकंड लेवल पे सिलेक्ट हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनको तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता, because they are not socially and educationally backward and the procedure has not been followed properly. अब क्या हो गया, ये void ab initio हो गया। void ab initio क्या हो गया, क्यों हो गया, because the government has violated the basic norms। तो ये उसी स्थिति में आ गया जैसे ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कभी था ही नहीं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कभी था ही नहीं का मतलब क्या हुआ कि जितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट से बाहर जाएंगे। तो उसमें बाद में बहुत सारे इश्यूज उठे। कुछ लोग मेरे पास भी आए थे क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया था। अब उनसे कहा गया कि ये अब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगेन देन यू विल हैव टू फाइल अ fresh suit before the fresh petition before the high court to get remedy on the basis of equity. You can claim it, but obviously the governments are at fault on their part. So that's why such types of decisions are considered as void ab initio. So this is an example, and I think it is clear to all of you. So firstly, if you have any question, then please ask the question, and then we will proceed. मैम कोई सवाल है आपका, समझ में आया आपको? हाँ बताओ। मैम, if pre-constitutional law was considered up to 1940 and our constitution was adopted on 1950, then in between this 10-year period, if any crime is committed, then it will be considered under pre-constitutional or constitutional after 1950. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले क्राइम कर दिया, आपका क्या कहता है क्राइम मतलब क्या होता है, यू आर वायलेटिंग एनी लॉ या यू आर डूइंग समथिंग विच इज अ क्रिमिनल रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। आज अगर आपने किया और वो क्राइम के रूप में एक्नॉलेज नहीं है, तो कल अगर सरकार उसको क्राइम के रूप में एक्नॉलेज कर देती है तो क्राइम नहीं माना जाता। आज आपने किया एंड टुडे दैट इज कंसीडर्ड एज क्राइम, देन यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इनका क्या, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि अगर 26 जनवरी 1950 के पहले आपने कोई क्राइम किया गया, कोई ऐसा एक्ट किया विच इज प्रिस्क्राइब्ड एज एन ऑफेंस, और आपका ट्रायल शुरू हो चुका है, ट्रायल शुरू होने का मतलब द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड, द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, द कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस एंड द चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, तब ये कह रहे हैं कि यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैम लेकिन प्री-कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैम सिर्फ 1940 तक माना गया है ना, आई थिंक आपने
40 नहीं 50, 26 जनवरी 1950 के पहले तक जो भी लेजिस्लेशन है वो वैलिड है। ओके मैम। इनवैलिड होंगे फ्रॉम 26 जनवरी 1950 और कहां तक होंगे? अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी टू पार्ट 3। 26 जनवरी 1950 है, 40 नहीं है। ओके मैम वो आपने गलती से शुरू में 40 बोल दिया था। मैंने 40 बोला था। हाँ एक बार 40 आपने ना बोल दिया बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है एक्चुअली में, मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। Ma'am, this doctrine of severability is applicable only on 13 clause एक 1. मिनट पहले मुझे ये क्लियर कर लेने दो। 26 जनवरी 1950 है जिस दिन कमेंसमेंट, द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक तो ये तुम लोग बार बार ज्वाइन कर रहे हो ना, तो इसमें वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है बीच बीच में, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा। द डेट इज 26 जनवरी 1950। हाँ आप बताओ क्या बोल रहे हो? And मैम जिस ये inconsistency वाला and ये doctrine of severability वाला, it's applicable only on 13 clause 1 and not on 13 clause 2. नहीं right? नहीं, दोनों पे है, से दोनों पे ओके। दोनों पे है। जैसे तुम्हारा आईटी वाला जो मैंने तुमको एग्जांपल बताया, उसमें उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसको डिक्लेयर किया? 66A को किया ना। Yes, ma'am. आईटी एक्ट तो है ना तुम्हारा अभी। क्लियर? Yes ma'am, yes ma'am, thank you. Severability is applicable on pre-constitutional laws as well as on post-constitutional laws. मैम एक डाउट है, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। हाँ मैम जो ये आईटी एक्ट वाला आपने बताया है, जो श्रेय सिंह वाला बताया कि अरे तो avoid इनवैलिड है कैसे पता चलेगा? इनवैलिड ऐड करें, जैसे अभी हम लोग उस दिन फार्म्स लॉ पे डिस्कशन कर रहे थे, राइट? कुछ बोलेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने भी उस दिन आप लोग को बताया कि सरकार किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री 33 की बात कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर की और एंट्री 26, 27, लेकिन 26, 27 की बात स्टेट्स नहीं कर रही है ढंग से। मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से ये क्यों वैलिड होगा, राइट? पर मेरा हिसाब, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये वैलिड है कि नहीं है, दैट विल बी डिसाइडेड ओनली एंड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। You are getting my point? So, unless Supreme Court is the final authority to decide the constitutionality of the legislation, we can only discuss. तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। क्योंकि प्रिजम्पशन जो किसी भी लेजिस्लेशन का होता है, वो हमेशा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के फेवर में होता है कि इट इज लीगली करेक्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। तो प्रिजम्पशन इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द लीगैलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन। बट मैम आपने अभी बताया है कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो वॉइड एब इनिशियो होंगे अगर ना हाँ, तो अब क्या हुआ, जब आपने इसको चैलेंज, जब तक चैलेंज नहीं करोगे तब तक तो वैलिड होगा ना। जैसे आपने चैलेंज किया 66A को और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जितने लोगों का ट्रायल 66A में चल रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात जो डिसाइडेड है मैम उन पे वो कोई भी फर्क खत्म नहीं हो जाएगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक इनवैलिड चीज को कभी भी वैलिड नहीं कर सकते। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, और जो चीज कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकती। तो अगर कन्विक्शन भी हो गया है ना, जैसे 66 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, बट इट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ post constitutional laws. In the case of pre-constitutional laws, because when the crime was committed or when the act was done, protection of fundamental rights was not available. तो आपने उस समय के लॉ को वायलेट किया, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जेस फ्रेम हो गए, ट्रायल शुरू हो गया। प्रोटेक्शन आपका 26 जनवरी 1950 को मिला, तो 26 जनवरी 1950 को मिला हुआ प्रोटेक्शन 26 जनवरी पहले के किसी भी एक्ट पे लागू नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को कि मैं क्या बोल रही हूँ? नाउ इट इज क्लियर। मैम ये सिर्फ जो अंडर ट्रायल केसेस है उन पे एप्लीकेबल होगा या जिसमें कन्विक्टेड हो चुका है, डिसीजन आ चुका है, उन पे भी एप्लीकेबल होगा? इसमें कौन सा? जैसे श्रेय सिंघल का एग्जांपल दिया था आपने। नहीं, अगर कन्विक्शन हो गया तब भी उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस लॉ में आपने कन्विक्शन किया वो कभी कॉन्स्टिट्यूशनल था ही नहीं, वो लीगल ही नहीं था, लीगली वैलिड नहीं था। मैम 66A में 3 years imprisonment और along with fine है, तो अगर किसी का कन्विक्शन हुआ है और फाइन उसने जमा किया तो क्या वापस होगा उसको? अब ये तो, अब देखो, ऐसे तो किसी को तुमने जेल में डाल दिया, उसका 2 साल कहाँ से वापस करोगे? 2015 में जजमेंट आया था श्रेय सिंघल का, 2008 में ये 66A को आईटी एक्ट में इंक्लूड अरे किया।
अभी तक पुलिस लगाती है, उसको ये नहीं पता 66 है। अभी देखा Yes, yes. ना, Even though अभी भी मैम लगाते ये हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी ने कमेंट किया था, उस पर 66 ए लगा दिया था 2017-18 में। ये बहुत जगह हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, ये यूपी में हो चुका है। पुलिस को नहीं मालूम है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, अभी भी 66 ए लगा रहे हैं। तो 66 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। आप उसके अंदर उसको लगा ही नहीं सकते हो। और जिनका भी कन्विक्शन 66 ए में है, वो सारे कन्विक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इग्नोरेंस में जो लोग अंदर हो, अगर आप उसमें एक एप्लीकेशन भी लगाओगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, छूटना तो चाहिए। मैम यहाँ पे तो एक ऐसा ट्रायल आया है, मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर चल रहा है 18 साल से। सुप्रीम कोर्ट ने उसका कन्विक्शन करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। पता है उसको मरे हुए कितने साल हो चुके थे उसको। और मजेदार बात यह कि उसमें जो एमिकस क्यूरी अपॉइंटेड थे, उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जिंदा है। जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तब पता चला कि वो तो कब का मर चुका है। तो ये तो स्थिति है। तो यहाँ पे फायदा किसका उठता है? इग्नोरेंस का। समटाइम्स एडवोकेट्स आर नॉट अवेलेबल, समटाइम्स पुलिस पर्सनल्स आर नॉट अवेलेबल, समटाइम्स इवन द ट्रायल कोर्ट्स द जजेस आर नॉट अवेयर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडवोकेट्स की, बट इट डिपेंड कि एडवोकेट कितनी, क्योंकि हम तो प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हैं ना। जो चीज हमें मालूम नहीं, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अब तुम लोग से मैं एक सवाल पूछूं, क्योंकि हम लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, जो हम जानते नहीं, हम बिलीव नहीं करते कि वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने एक बार एक सवाल पूछा था, दिल्ली में एक केस हुआ था, मुझे वहां से समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल लगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर इट टू ऑल ऑफ यू। बच्चों से कहा गया कि जरा तुम नेचर की ड्राइंग बनाओ। उन्होंने नेचर को बनाया, पेड़ हरा बनाया, पानी नीला बनाया, आसमान को ग्रे कर दिया। अब आसमान को ग्रे कर दिया तो उनसे कहा गया कि आसमान ग्रे नहीं होता, आसमान तो स्काई ब्लू कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है। उन्होंने बोला हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो इसको ग्रे कलर का ही देखा है। अब वो बच्चे को आप कैसे समझाओगे कि वो ग्रे नहीं ब्लू है, क्योंकि उसने तो ग्रे ही देखा है। समझ में आया ना आपको? और ये मैंने सवाल इसलिए बोला था, या मैं यहाँ पे हम इसको फिर से इसलिए उठा रहे हैं कि किसी भी चीज को आउटराइटली रिजेक्ट मत करो कि होता ही नहीं है। अगर आप जापानी नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं कि जापानी लैंग्वेज नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो किसी भी चीज को पहले एनालाइज करो और इस चीज को भी एक्सेप्ट करो कि हमारी नॉलेज की लिमिटेशन है। लेकिन हमारे लिए क्या है, वही चीज पुलिस के लिए होती है, स्काई इज ग्रे। जो जानते हैं बस वही सही, और यही सारी समस्या की जड़ होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एडवोकेट अवेयर नहीं है तो अपनी इन चीजों को कोर्ट के सामने लाता ही नहीं है। जज अवेयर नहीं है तो उसको पता ही नहीं है। तो अभी भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, तब भी हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी 66A में जेल में हों, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लीगल प्रोविजन है वो मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो फ्रॉम द डे ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेजिस्लेशन, या जब से पास हुआ है तब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसको याद रखना। और इसका मतलब क्या है? नोटिफाई होने का मतलब अब इम्प्लीमेंट हो गया। उस दिन से जितने लोग उसमें कन्विक्ट हुए हैं या जितने भी एक्शंस उस लेजिस्लेशन के अंदर हुए हैं, वो सारे नलिफाई हो जाएंगे और ओरिजिनल पोजीशन पे सब रीइंस्टेट होंगे, जो इस लेजिस्लेशन के आने की पहले स्थिति थी उस पोजीशन पे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। मैंने, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर वाइड एब इनिशियो, द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इवन इफ दे आर इनकंसिस्टेंट टू द Constitution of India, they will remain valid till 26th January 1950 because Part 3 of the Indian Constitution does not have retrospective effect. अब मेरी बात क्लियर हुई आप लोग को? मैम ये केस का नाम बताएंगे जिसमें डेड मैन को सेंटेंस कर दिया? यार ये मेरे साथ एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरी मेमोरी ना थोड़ी सी वीक है। ये तुम लोग वो पढ़ोगे ना, एनुअल सर्वे पढ़ोगे, इसका केस का नाम मुझे याद नहीं रहता है, मैं इसको बता दूंगी। ये ILI में एक एनुअल सर्वे निकलता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, उसको पढ़ो, उसमें दिया हुआ है। मुझे मिलेगा तो कहीं रखा हुआ तो मैं दे दूंगी। यस मैम। और ये समझ रहे हो कितनी बड़ी मिस्टेक है? ये जो आदमी मर गया उस पर आप ट्रायल चला रहे हो। कैन यू इमेजिन? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ मैम लाइक यू सेड कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में जैसे श्रेया सिंघल वाला केस है, तो जो भी ट्रायल वगैरह रहेगा, कन्विक्शन रहेगा, वो सब वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा और उसमें सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा। सो जो आप जाट रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, जिन लोग को जॉब्स मिल गई है या फिर मिलने वाली है, वो इन द प्रोसेस है और वो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया, तो उस केस में जाट्स तो केस कर ही नहीं पाएंगे उसमें, और जो लोगों को जॉब मिल गई, क्या उनकी जॉब चली जाएगी फिर? एकदम चली जाएगी, एकदम जाएगी। इसलिए जाएगी ना क्योंकि वो इलीगल था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा में केस हुआ था जिसमें ये आपके क्या नाम है, चौटाला जी जेल में है, याद है, पता है कि नहीं पता? यस मैम। क्यों जेल में है? वो शिक्षा घोटाला था। शिक्षा घोटाला में क्या हुआ कि आपने गलत मार्कशीट लगाई, आपने गलत डिटेल दी और जम के सबकी भर्ती की गई। लोगों ने 17-17, 20-20 साल उस जॉब में निकाले, एक एक व्यक्ति की नौकरी गई है, एक एक आदमी की। क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने स्टॉपल पढ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात लाइफ में इंपॉर्टेंट याद रखना, जो जस्टिस का कोर है, जो नेचुरल जस्टिस का कोर है, वो है आपका इक्विटी, नॉट इक्वलिटी। इसको हम 14 में पढ़ाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी। इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है जो चीज गलत है वो सही नहीं हो सकती। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। जो चीज आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब से मानी जाएगी जब से वो कमेंसमेंट में आई थी। जब लागू किया गया था तो हमें पता नहीं था, इसलिए अब जिस डेट से हुआ है उस डेट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर किसी प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, देन दैट वुड बी वॉइड एब इनिशियो। उसमें किसी को भी उसका बेनिफिट या किसी का नुकसान, उसका नुकसान उठाने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई चीज गलत है, अब हम आज जाके आप सोचना इस चीज को कि कैसे आपको पता चलता है कि कोई चीज गलत है, कैसे आपको मालूम है, कौन बताता है, कैसे आप जानते हो कि ये चीज सही है कि ये चीज गलत है? मैम बट वो लोग तो इनोसेंट है ना मैम, उनकी तो मैम कोई फॉल्ट नहीं थी। किसकी? हाँ एग्जैक्टली नहीं थी, इसीलिए उसमें क्या, लेकिन उसमें क्या है कि जो उनकी जगह पे एलिजिबल थे और बाहर निकले रिजर्वेशन के कारण, उनकी भी तो फॉल्ट नहीं थी। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तुमने जिन जाटों को जिनकी जगह रिजर्वेशन दिया गया वो डिप्राइव्ड हो गए। यस मैम। ये होता है। और इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें गलती करती हैं सरकारें अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, लेकिन उसको भुगतते हैं लोग। तो कई बार क्या होता है, कुछ एक केसेस में, अगर ये बहुत मेजॉरिटी में तो नहीं मिलता, कुछ एक केसेस में कई बार क्या होता है, इसलिए उसमें हाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जो मेरिट में आ रहे हैं वही क्वालिफाई होकर के आगे कंटिन्यू करेंगे, जो मेरिट में नहीं थे और जो जाट रिजर्वेशन के कारण अंदर आए हैं वो बाहर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपनी नाक बचाने के लिए सरकारें क्या करती है ना, एडिशनल पोस्ट क्रिएट कर देती हैं। एडिशनल का मतलब तुम भी रहो और जिसको एक्चुअल में आना था वो भी आ जाए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इसको इक्विटी, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब ओबीसी कोटा आया था तो उसका बड़ा विरोध हुआ था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं था और आपने ओबीसी कोटा लागू कर दिया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल ने बोला उतनी परसेंट 27% सीट बढ़ा के हम 27% ओबीसी कोटा देंगे। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा पर मैं बता रही हूँ। तो 27% आपने क्यों बढ़ा के 27% कोटा दिया? ताकि जो बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है वो उनको नुकसान ना, उनकी सीट उतनी ही रहे और बाकी जो ओबीसी है उनको हम 27% रिजर्वेशन दे दें। तो आपके यहाँ भी लॉ की जो 2500 सीट हुई है वो 27% ओबीसी कोटे के बाद हुई है। हमें ईडब्ल्यूएस में भी अभी ऐसे ही किया गया था। हाँ ऐसे ही किया गया है। मेरे पास क्वेश्चन है, याद रखना कि जो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव, राइट, रेट्रोस्पेक्टिव होगा। और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, एक दिन के लिए भी नहीं। इसलिए सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, वो पूरा पीछे जाएगा। जज को किसी भी केस में दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं, फिर इक्विटी के केसेस पे नहीं। मैम जज कैन नॉट गो टू द कोर्ट देन, राइट? नहीं, इसमें इक्विटी आप कैसे लगाओगे? इसमें सिर्फ एक चीज होता है एक्चुअली, हाँ मैं बता रही, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जिनको बेनिफिट मिला उनकी कोई गलती नहीं थी, दे आर बोनाफाइड। तो उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ केसेस हैं तब तो उसमें कुछ नहीं होता। इक्का दुक्का केसेस में ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहती है कि ये नहीं हट, समझ में आया? पर वो लीगली करेक्ट नहीं है, वो इक्विटी की बेसिस पे और वो केस स्पेसिफिक है, वो जनरलाइज नहीं होता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो हम 3 साल नौकरी कर गए, अब तुमने बोला कि नहीं तुम्हारी नौकरी तो अब चली गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। मैंने कहा मैं तो इस बार हो गए, हम तो किसी कंपटीशन में नहीं बैठ सकते, मेरा क्या होगा? तो मैं बोनाफाइड हूँ, मुझे उसकी सजा क्यों मिले जो गलती मैंने करी नहीं। तो ऐसे में अगर मैं जाऊंगी ना कोर्ट के पास तो कोर्ट कहेगी गलती सरकार की थी, तो ये तो अब नहीं निकलेगा, लेकिन इसकी जगह जिनको आना चाहिए था आप उनको भी दो। ये इक्विटी होता है। सो मैम सारे अपॉइंटमेंट्स, एडमिशंस और जो मार्क्स नहीं, सब में नहीं हुआ था। जिनको रिस्टोर कर, जिनको की वो बाहर कर सकते थे उनको बाहर कर दिया। जैसे तुम लोगों ने एक केस पढ़ा होगा ना इसमें,
एविडेंस पढ़ा है ना तुम लोगों ने? यस मैम। इसमें एक वो था ना, माधुरी, क्या नाम था, कौन सा, वो जो 2 बहनें डॉक्टर थी, पढ़ा था ना एक केस स्टॉपेल में, क्या नाम था उसका? यस मैम, यस पढ़ा है मैम, ना? तो उसमें तुमने देखा था कि जो लड़की, जो बहन फर्स्ट ईयर में थी, उसको बेनिफिट नहीं दिया, उसको बोला तुम बाहर जाओ, तुम्हें यस जो है। मैम, जो फाइनल थी उसको दे दिया था हाँ मैम। हाँ, लेकिन जो फाइनल ईयर में थी उसको दे दिया था। यस मैम, ये होता है इक्विटी। नहीं पढ़ा केस तो पढ़ना जाके, माधुरी पाटिल का केस है वो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस माधुरी पाटिल, अगर मुझे सही याद है तो, माधुरी पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो फर्स्ट ईयर में थी उसको बोला कि नहीं, अगर ये मेरिट में आती है तो ये अंदर होगी, नहीं तो बाहर होगी। और जो मेरिट में नहीं थी, और सॉरी, जो फाइनल ईयर में थी, उसको बोला इतना आगे चली गई कि इसको पीछे लाना संभव नहीं, कि इसको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलाएं। उसको बोला कि ये अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करेगी। इशू ये था कि उन्होंने अपना फेक रिजर्वेशन क्लेम किया था, गलत सर्टिफिकेट लगा करके। ये होता है इक्विटी। बात समझ में आई मेरी? यस यस मैम। मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम। हाँ, अगर जैसे एक कोई लॉ ये है, लास्ट क्वेश्चन है, यस राजीव कुमार। यस, राहिल बोलो, राहिल बोलो। नहीं कह रहे हैं, राजीव कुमार का क्वेश्चन लास्ट है मैम। ये लास्ट लेते हैं, हाँ लास्ट लेंगे, मुझे भी ना लेट हो रहा है। बताओ भाई राजीव। यस मैम, जैसे यूएपी है, अगर इसे कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल के लिए पिटीशन डालते हैं, लेकिन जिस सेक्शन को डालते हैं उस सेक्शन, मतलब आज डाले हैं और अगला दिन अमेंडमेंट अगेन कर दिया जाता है उसी सेक्शन को, तो जितने उस सेक्शन को अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं, तो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस सेक्शन को जिसे अमेंडमेंट किए गए हैं उसके पिटीशन रहेंगे या फिर डिसमिस कर दिए जाएंगे? क्रिमिनल लॉ के केस में एक अलग सी चीज, एक तो तुम लोगों ने एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल तो पढ़ा है ना, कि नहीं पढ़ा है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सुना है? यस मैम, जूरिस्प्रूडेंस में फर्स्ट ईयर में Yes, डिफरेंस नहीं, क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ा होगा ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल पढ़े हो ना? तो इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जो ये जो है तुम्हारे जो लॉज होते हैं यूएपीए टाइप के, ये एक तो इसमें होते हैं, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। दूसरा जो तुम ये कह रहे हो, इसमें एक इंटरप्रिटेशन है, हालांकि मैं आगे बताऊंगी उसको, पर अभी मैं सिर्फ छोटा सा बता के इसको खत्म कर रही हूँ। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होता है जो कि एक्यूज्ड के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो अमेंडमेंट कन्विक्टेड व्यक्ति के ऊपर या एक्यूज के ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट अगर होता है जो कि उसके लिए बेनिफिशियल है, तो उसके ऊपर लागू होता है। यानी क्रिमिनल लॉ में कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो कि एक्यूज को बेनिफिट देता है, जैसे तुम्हारा निर्भया वाला केस था, तुम लोग को याद होगा, निर्भया के केस में, निर्भया के बाद क्रिमिनल लॉ में मेजर अमेंडमेंट्स हुए, रेप की डेफिनेशन चेंज हुई और अब माइनर की डेफिनेशन भी चेंज हो गई है। लेकिन उस समय जो माइनर लड़का था 18 साल से कम उम्र का, वो छूट गया था, याद है कि नहीं तुम लोग को? उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भेजा था, 3 साल जुवेनाइल जस्टिस, उसमें कौन सा रिफॉर्म्स होते हैं उसमें रहा था, और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बीइंग जुवेनाइल उसके ऊपर आईपीसी ये लेजिस्लेशन लागू नहीं होता था। अब मान लो सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया कि नहीं, 16 साल का भी जो हीनियस क्राइम करेगा उसको हम मेजर की तरह ट्रीट करेंगे, माइनर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये जो है आपका, ये उस एक्यूज्ड के फेवर में नहीं है, तो अब उसको आप नहीं कह सकते कि हम तुम्हारा ट्रायल करेंगे क्योंकि तुम 16 साल से ऊपर थे, तो अब तुमको हम तुम्हारा हम पनिशमेंट करेंगे। लेकिन मान लो कि बेनिफिट दिया जाता है, बेनिफिट मान लो कि 18 साल से एज बढ़ा करके माइनर की कर दी गई 21 साल, तो अब 21 साल की उम्र में जो लोग अंडर ट्रायल है उनको उसका बेनिफिट मिलेगा और वो छोड़ दिए जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं तुम लोग को? यस मैम समझ आ रही है। इसका अगर रेलेवेंस इंक्विजिटोरियल और एडवर्सेरियल से कैसे है मैम? इंक्विजिटोरियल एडवर्सेरियल में हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि द एक्यूज्ड इज इनोसेंट अनलेस हिज गिल्ट इज प्रूव्ड, तो हमारे यहाँ पे सारा का सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होता है आपका प्रोसिक्यूशन के ऊपर।
और इसमें जो जज होते हैं वो एक रेफरी की तरह सिर्फ देखते हैं, वो कभी भी एक्टिवली ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये फेवर एक्यूज्ड को एडवर्सेरियल सिस्टम बहुत ज्यादा करता है, जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, जो ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, जो अमेरिका में फॉलो किया जाता है। इनक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वो इस प्रिजम्पशन के साथ हमेशा नहीं चलता कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 500 लोगों ने देखा है, सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है। जैसे आप लोगों ने बॉम्बे अटैक वाला केस देखा था, वो जो कसाब था उसको कितने लोगों ने देखा था, फिर भी ट्रायल 2 साल चला है। इनक्विजिटोरियल ये नहीं मानता कि द accused is innocent. Prima facie, if it is established that accused is guilty, then now the burden of proof is upon the accused to prove that he is innocent. तो इसीलिए अब क्या होता है, अब आपका मिक्स्ड सिस्टम चलता है। तो इंडिया इज प्राइमरली एडवर्सेरियल कंट्री, लेकिन देयर आर सर्टेन प्रोविजंस एंड सर्टेन आपके लेजिस्लेशंस होते हैं जिसमें कि प्रिजम्पशन में बर्डन ऑफ प्रूफ की शिफ्टिंग होती है। जैसे पूरा का पूरा आईपीसी जो है उसमें द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट दैट इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन, लेकिन जब डाउरी डेथ हो जाती है ना तो फिर वो एक्यूज के ऊपर चला जाता है। तो यूएपीए में जो है हम मान के चलते हैं कि एक्यूज गिल्टी है। जितने भी आपके इस तरीके के लॉज होते हैं वो स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन माने जाते हैं। जैसे आप रेड लाइट जंप करते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें झपकी लग गई थी, हम देखे नहीं थे, कोई डिस्टर्ब कर दिया था, फोन आ गया था ना, आपने जंप किया तो आप फाइन दोगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो यूएपीए में जो आप बात बोल रहे हो उसको मेरा बताने का सिंपल सा मतलब ये था कि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की शिफ्टिंग होती है। तो किस ग्राउंड पे आप उसको चैलेंज कर रहे हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन ये बात सही है कि अगर लॉ अमेंड हुआ और उसका बेनिफिट एक्यूज्ड को जाना चाहिए तो बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलेगा, लेकिन अगर पनिशमेंट बढ़ गया और एक्यूज्ड को उसका नुकसान हो रहा है तो नुकसान एक्यूज्ड को नहीं उठाने दिया जाएगा। यानी हर स्थिति में एक्यूज्ड ही विन विन सिचुएशन में रहेगा। और ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं बताऊंगी आपको आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। मेरी बात समझ में आई? ओके मैम, फिर इस बेसिस पे आईपीसी 303 को 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, उसमें जिसको भी कैपिटल पनिशमेंट हो गया है उसको ये बेनिफिट कैसे मिलेगा? फिर आखिर वहां पे तो कैपिटल पनिशमेंट हो 303 तो वो कर दिए ना, खत्म हो चुका है, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। 303 अब नहीं है एग्जिस्टेंस में। तो मैम उसके पहले अगर जिसको भी उस 303 के अंडर में कैपिटल पनिशमेंट हुआ होगा फिर उसको गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई करेगी? अरे तो अब कह वो तो मर गया, फिर क्या जस्टिफाई करेगी? वो तो गया ना, मरे को थोड़ा ना जिंदा कर पाओगे। जैसे जो रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात होती है, आप बात ही कर सकते हो, एक्चुअल में आप रेस्टोरेटिव जस्टिस देना बहुत मुश्किल काम है। मान लो कोई 2 साल जेल में रह गया, आप क्या पैसे से उसको कंपनसेट कर लोगे उसके 2 साल के टाइम को? बताओ, नहीं कर सकते ना। तो एब्सोल्यूट रेस्टोरेशन पॉसिबल नहीं होता। कैपिटल पनिशमेंट किसी का गलत हो गया उसको नहीं आ सकता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। इसीलिए एक चीज याद रखना, एब्सोल्यूट जस्टिस जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसको भी मैं कभी बताऊंगी, एब्सोल्यूट जस्टिस कभी नहीं होता। कुछ अनजस्टिस हो गया तो हो गया। रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होती है, इंडिया जैसी कंट्री में तो सोचा भी नहीं जा सकता अभी। ओके। तो अगर लॉस हो गया, मान लो जो तुम्हारे अंडर ट्रायल्स होते हैं, बाद में मान लो 12 साल ट्रायल के बाद किसी का एक्विटल हो जाता है, आप उसका 12 साल लौटा सकते हो क्या? नो। हाँ, तो ये ऐसी चीजें होती है ना जिसमें कि जिसको लेके हमारा सिस्टम पूरा का पूरा साइलेंट है। और अगर तुम लोग देखोगे तो जेल में जितने लोग बंद हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या अंडर ट्रायल्स की है। कल को अगर उनका एक्विटल हो जाता है तो फिर आप उनके साथ कितना बड़ा नुकसान करते हो। लेकिन क्या है, सिस्टम ऐसा है कि इसीलिए लेंदी कानूनी प्रक्रिया जहाँ पे होती है वहां पे जस्टिस नहीं होता। इसीलिए मैंने तुम लोग से अभी बोला कि इंडिया में जजमेंट डिलीवरी सिस्टम तो है पर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं है। इसके बारे में डाउट है कि तुमने कितना बड़ा इंजस्टिस किया जिसके 10-12 साल खराब किए, राइट? मैम अप्रॉक्स 67% केसेस आर अंडर ट्रायल मैम। कितने? 67% मैम, जिसके बाद 100%। 60% से कम तो नहीं है किसी भी हालत में। आई एम एग्री। 67 एनसीआरबी का डाटा मैम। हाँ, तो इससे ज्यादा ही होंगे, मान लो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रिगार्डिंग दिस फिलोसॉफिकल कम लॉ क्वेश्चन, मैम आप हर बार एक चीज बोलते हो कि हाउ हमें कैसे पता चलता है कि वेदर दिस थिंग इज राइट और रॉन्ग।